हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल यूट्यूब एक खोज में। आज हम जो भारतीय और पाश्चात्य रंगमंच नाम से एक पेपर था डीएससी का, उसका पेपर पेपर का हम वीडियो बनाने वाले हैं। इसमें यूनिट 3 और यूनिट 4 को हम कवर करेंगे। इससे पहले की जो वीडियो है वो आपके चैनल पे डाल दी गई है, वहाँ पर जाकर आप उसे देख लें। ये आपका पार्ट 2 रहने वाला है। पार्ट 1 आपका हमने चैनल पर डाल दिया है, तो वहाँ जाकर आप इसको देख लें। बाकी ये पार्ट 2 रहने वाला है। इसमें आपके जो यूनिट 3 है और यूनिट 4 को कवर कर दिया जाएगा। ठीक है। सो अब हम इसमें स्टार्ट करेंगे कि क्वेश्चन यहाँ पे है कि अरस्तु के अनुकरण सिद्धांत को स्पष्ट कीजिए। तो अनुकरण के सिद्धांत को हम यहाँ समझाएंगे कि अनुकरण का सिद्धांत जिसका परिचय बताया गया है कि अरस्तु ईसा पूर्व 384 से लेकर 322 यूनान के एक महान दार्शनिक थे, जिन्होंने दर्शन, तर्कशास्त्र, राजनीति और काव्य शास्त्र सहित कई क्षेत्रों में मौलिक योगदान दिया। उनका अनुकरण सिद्धांत उनके काव्य शास्त्रीय ग्रंथ पेरी पोएटिक्स का आधार है। यह सिद्धांत कला की प्रकृति और उनके उसके महत्व को समझने का एक आधारभूत तरीका प्रदान करता है। मिमेसिस शब्द एक का शाब्दिक अर्थ है नकल करना, प्रतिनिधित्व करना या पुनर्सृजन करना। अरस्तु ने अपने गुरु प्लेटो के विपरीत इस अवधारणा को एक सकारात्मक और रचनात्मक अर्थ प्रदान किया। अरस्तु के अनुसार कला मात्र वास्तविकता की नकल नहीं है, बल्कि जीवन के सार्वभौम सत्य और संभावनाओं का संरचनात्मक प्रतिनिधित्व है। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हम बात करेंगे अनुकरण सिद्धांत की। अनुकरण सिद्धांत को आप इस आधार पर समझ सकते हैं कि प्लेटो नाम जो के ऊपर हम पहले वीडियो में बता चुका हूँ, पर यहाँ दोबारा बता देता हूँ कि देखिए यहाँ पे ना अरस्तु जो प्लेटो थे, प्लेटो मानते थे कि भाई कि कोई चीज़ है, मान लीजिए प्रकृति है। प्रकृति का क्या है कि प्रकृति को ये क्या है, भगवान की, ईश्वर की एक अनुकृति है। ईश्वर ने भी कहीं से देखकर बनाई है, ऐसा बताते हैं। तो ईश्वर की चीज़ को देखकर ये क्या कर रहा है, कलाकार है, कलाकार उसी को देख रहा है और उसी को दोबारा बना दे रहा है, उसका अनुकरण कर दे रहा है। अब अनुकरण कर दे रहा है यानी उसको नकल कर दे रहा है। अब जब नकल कर दे रहा है तो हम सिर्फ क्या कर रहे हैं, सत्य से 3 गुना दूर हो जा रहे हैं। अब सत्य से 3 गुना दूर होकर हमें फ़ायदा क्या है? सत्य से हम 3 गुना दूर हो जा रहे हैं, इसका फ़ायदा क्या है? कोई फ़ायदा तो है नहीं। तो हमें कलाकारों की ज़रूरत है नहीं। कलाकार क्या करते हैं भाई, नकली तो कर रहे हैं, और उस नकल करने के बाद में उन चीज़ों से हमें क्या कर रहे हैं, हम उन चीज़ों को देखते हैं और उन चीज़ों से क्या होता है, हम कमज़ोर हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर क्या होता है, जैसे मान लीजिए अगर कलाकार ने कोई ऐसी कविता लिखी या कोई ऐसा चित्र बनाया जिसे देखने के बाद में हमारे हमारे अंदर से आंसू जैसे, है ना, भावनाएं, डर, भय जैसी भावनाएं पैदा होने लगी, हमें डर लगने लगा, या फिर डर के बाद में या फिर मान लो हमारे अंदर से क्या होती है, श्रृंगार रस की उत्पन्न हो गए, या कोमल तत्व हो गए, हम कोमल हो गए अंदर से, भावनाएं हमें कोमल कर दिया। अब कोमल करने के बाद में ऐसा व्यक्ति क्या होता है, कमज़ोर हो जाता है। और कमज़ोर आदमी ना तो खुद के काम आएगा ना समाज के काम आएगा, किसी के काम नहीं आने वाला। तो ऐसे व्यक्ति कोई काम का है नहीं। अस्त्र शस्त्र ये हमारे देश में काम आते हैं, तो ऐसे आदमी का ही फ़ायदा है। पर यहाँ पे क्या है, यहाँ बोलते हैं कि भाई सॉरी, अब अस्त्र शस्त्र ये होते हैं, जो अस्त्र शस्त्रों के बारे में बोला है, प्लेटो बोलते हैं कि जो अस्त्र शस्त्र चलाते हैं वही राज्य फ़ायदेमंद रहते हैं। क्योंकि ये मानते थे कि भाई जो अस्त्र शस्त्र होते हैं ना, जो तो वो क्या आते हैं, वो देश ताकतवर रहते हैं। बाकी जो कलाओं के पीछे पड़ते हैं, दर्शन के पीछे, ज्ञान के पीछे पड़ते हैं, वो कमज़ोर रह जाते हैं, उनको आगे कोई भी दबा के चला जाता है। तो इससे अच्छा तो हमें शस्त्र को, इनको ज़्यादा, शक्ति को ज़्यादातर उपासक मानते थे भाई कि उसके उपासक हैं वो सही रहते हैं, तो ये मानते थे। उन्हीं चीज़ों का विरोध करते हुए अरस्तु जी आते हैं। अरस्तु ने जो अपनी किताब लिखी है ना पेरिपोएटिक्स, तो उसमें उन्होंने इसी चीज़ का विवेचन किया है कि भाई वो मानते थे कि जो कलाएं हैं, कलाएं इंसान को कमज़ोर करती है, और जो कलाएं होती हैं या कलाकार सिर्फ अनुकरण के वजह से करता है। तो इसी चीज़ को उन्होंने अपने अनुकरण के, अपने इस किताब में उन्होंने इसका विवेचन किया है। उन्होंने अपने गुरु की बेइज्जती नहीं करी। उन्होंने क्योंकि प्लेटो इनके गुरु थे, उनकी बेइज्जती नहीं करी। उनके जो विचार थे, उन विचारों का सकारात्मक रूप से प्रेम पूर्वक, विनम्रता पूर्वक खंडन किया है। बस ये बताने का मेरा प्रयास है। ठीक है। मिमेसिस
के नाम से बताया गया है अनुकरण के। ठीक है, आगे इसमें देखिए, आगे है कि अनुकरण की प्रकृति और महत्व की बात करूँ तो अनुकरण एक सहज मानवीय प्रवृत्ति। अरस्तु मानते हैं कि अनुकरण मनुष्य की सहज प्रवृत्ति है। मनुष्य जन्म से ही अनुकरण द्वारा सीखता है और इसी से उसे आनंद की अनुभूति होती है। देखिए यहाँ पे वो मानते हैं कि ये क्या है, मनुष्य की सहज प्रवृत्ति है, यानी जन्म से ही हमारे साथ में है। हम बचपन में देखते हैं छोटा बच्चा नकल करके सीखता है, भाषा हो या चलना हो या बोलना हो, खाना हो, कुछ भी हो, वो सभी बोल कर उन चीज़ों को सीखता है, वो पहले से थोड़ी सीख के आता है। तो अनुकरण तो हमारे लिए ज़रूरी है, तो इसलिए वो अरस्तु कहते हैं कि भाई ये सब तो हमारे लिए ज़रूरी है भैया। या आप ऐसे नहीं कह सकते कि अनुकरण मतलब नकल कर रहे हैं, कलाकार नकल करता है। नकल नहीं करता कलाकार, वो क्या करता है, कलाकार तो और भी खतरनाक व्यक्ति है, वो तो सृजनात्मक रूप से नकल करता है। नकल तो करता है पर उसमें कुछ अपनी तरफ से भी मिलावट करता है और नयापन देता है। तो ये चीज़ बताएगी। आगे बोलते हैं कि अनुकरण एक ज्ञान प्रक्रिया है कि अरस्तु के लिए अनुकरण केवल नकल नहीं है बल्कि एक ज्ञानात्मक प्रक्रिया है। जब दर्शक किसी कलाकृति को देखता है तो वह उस अनुकृति वस्तु के मूल रूप को पहचानता है और यह जानने का प्रयत्न करता है कि यह किस तरह उस मूल वस्तु का प्रतिनिधित्व करती है। यह पहचान ज्ञान की प्रक्रिया का आनंददायक होती है। अब अगला है कि कला का विषय संभाव्य यथार्थ। प्लेटो ने कला को सत्य की तीसरी नकल कहा है, यानी कि प्लेटो मानते थे कि जो सत्य है सत्य की तीसरी नकल है। मैंने बताया ना, त्रिधा अपेत, यानी 3 गुना दूर है सत्य से, ऐसा मानते थे ये प्लेटो। तो अरस्तु कहते हैं, अरस्तु इस धारणा को खारिज करते हैं। वे कहते हैं कि कवि या कलाकार जो यह उसकी नहीं बल्कि जो कहते हैं बल्कि जो हो सकता है, कहना है जो है, ये नहीं उसकी नहीं, जो बल्कि जो हो सकता है उसकी अभिव्यक्ति करता है। कलाकार कौन है, कलाकार कह रहा है कि जो है, वो उसकी बात नहीं कर रहा है कि भाई जो है वो नहीं, जो हो सकता है उसकी बात करता है कलाकार, उसमें क्या नयापन आ सकता है उसकी बात करता है। इस प्रकार कला केवल इतिहास का वर्णन नहीं करती बल्कि सार्वभौम सत्य को प्रकट करती है। ये बात करता है कला के बारे में, मतलब कला का विवेचन करते हैं। ये तो कला का खंडन करते हैं प्लेटो और उसकी विवेचना करते हैं हमारे अरस्तु जी। तो आगे बात करते हैं उदाहरण के रूप में, कवि किसी विशिष्ट व्यक्ति के कर्मों का वर्णन न करके यह दिखाता है कि एक विशिष्ट प्रकार का व्यक्ति विशिष्ट परिस्थितियों में सामान्यतः कैसा व्यवहार करेगा। इसमें बी पॉइंट है अनुकरण के भेद और माध्यम की। तो अनुकरण के अरस्तु ने अनुकरण के 3 मुख्य आयामों पर प्रकाश डाला है जो कला के विभिन्न रूपों को जन्म देते हैं। अनुकरण का विषय है कला जीवन में मनुष्य के कर्मों, भावों और चरित्र का अनुकरण करती है। कलाकार इन मनुष्यों का चित्रण 3 रूपों में करते हैं। श्रेष्ठतर, जैसे महाकाव्य और त्रासदी में नायकों का चित्रण है। सामान्य, जैसे वास्तविक जीवन के मनुष्यों का चित्रण। निम्न, जैसे कॉमेडी में किया जाने वाला चित्रण। ये सभी 3 तरीके बताए। अनुकरण का माध्यम की बात करूँ तो विभिन्न कलाएं अनुकरण के लिए विभिन्न माध्यमों का उपयोग करती हैं। रंग और रूप, रंग और रूप की बात की गई है। चित्रकला और मूर्तिकला के माध्यम से होता है। चित्रकला से आप रंग का, रूप का पता लगा सकते हैं। रूप के बारे में आप मूर्तिकला से पता लगा सकते हैं। लय और सामंजस्य की बात करूँ तो संगीत और नृत्य के माध्यम से आप पता लगा सकते हैं कि कितनी लय है और सामंजस्यता कितनी ज़्यादा है। भाषा की बात करूँ तो काव्य और गद्य के माध्यम से आप भाषा का पता लगा सकते हैं। अनुकरण की विधि की बात करूँ तो अनुकरण का तरीका अलग अलग हो सकता है। भैया देखो, अनुकरण सभी व्यक्ति अलग अलग तरीके से करते हैं। कोई अब जैसे एक बड़ा कलाकार है वो अलग तरीके से करेगा, मूर्ति कलाकार है वो अलग तरीके से करता है, चित्रकार अलग तरीके से करता है, कवि जो कविताएं लिखता है वो अलग करता है, लेखक अलग तरीके से करता है। ठीक है, सबका अलग अलग तरीका है अनुकरण करने का। अब कथात्मक शैली की बात करूँ तो जहाँ कवि स्वयं कथा सुनाता है, जैसे महाकाव्य। नाट्य शैली, जहाँ नाट्य शैली में बात करूँ तो जहाँ पात्र स्वयं कर्म करते हुए दिखाए जाते हैं, जैसे नाटक और त्रासदी में होता है। ठीक है, इसका सी पॉइंट है
अनुकरण का विशिष्ट रूप। त्रासदी। अरस्तु काव्यशास्त्र में त्रासदी को अनुकरण का श्रेष्ठतम रूप मानते हैं। त्रासदी में अनुकरण उच्चतम, उदात्तपूर्ण और गंभीर कार्य का होता है। इसका उद्देश्य करुणा और भय जैसे भावों के उद्वेग द्वारा विरेचन करना होता है। विरेचन का अर्थ है इन भावों का शुद्धिकरण या संतुलन, जिससे दर्शक को मानसिक शांति और आनंद मिलता है। मैंने बता दिया, विरेचन एक तरह का वैज्ञानिक माध्यम है। इससे चिकित्सा का एक वैज्ञानिक माध्यम है जिससे व्यक्ति क्या करता है, अपने मनोभावों को शांत करता है, विरेचित करता है या शुद्धिकरण कर देता है, जिससे मन शांत हो जाता है। अरस्तु का अनुकरण सिद्धांत कला को एक मूल्यवान और महत्वपूर्ण मानवीय गतिविधि के रूप में स्थापित करता है। यह सिद्धांत यह सिद्ध करता है कि कला केवल एक निष्क्रिय नकल या एक मनोरंजन का साधन नहीं है, बल्कि जीवन और वास्तविकता का एक सक्रिय रचनात्मक और ज्ञानात्मक प्रतिनिधित्व है। प्लेटो की आलोचना के विपरीत अरस्तु ने कला को सत्य के निकट माना, जो वस्तुओं के तात्कालिक रूप को नहीं बल्कि उनके सार्वभौम, संभाव्य और आदर्श रूप को व्यक्त करती है। इस प्रकार यह सिद्धांत पाश्चात्य काव्यशास्त्र और सौंदर्य शास्त्र की नींव बना और आज भी कला की प्रकृति को समझने में इसकी महत्वता बनी हुई है। ठीक है, तो यहाँ अरस्तु के बारे में हो गया। बाकी अगर विरेचन की बात करूँ, अथवा में एक क्वेश्चन आ रखा है विरेचन के बारे में। विरेचन शब्द को परिभाषित करते हुए इसकी स्वरूप की विवेचना कीजिए। तो विरेचन शब्द की परिभाषा की बात करूँ तो विरेचन शब्द मूल रूप से यूनानी भाषा का है, जिसका अर्थ है शुद्धिकरण, परिशोधन या रेचन। यानी कि आपके शरीर का शुद्धिकरण की बात हो जाए, शरीर यानी मन की बात, मन के शुद्धिकरण होता है ना, वहाँ विरेचन हो जाता है। ये कब होता है? त्रासदी के कारण। त्रासदी जो है वो दुखदपूर्ण घटनाओं का समूह है, जिसमें अंत में जाके दुखदपूर्ण घटना होती है, यानी कि नायक मर जाता है या नायिका मर जाती है, तो उसके बाद में हमें क्या होता है? दुख होता है, और दुख के बाद में हमें करुणा, भय जैसे भाव हमारे एक स्तर पे आकर शरीर से बाहर निकल जाते हैं, और उसी के साथ से हमारे शरीर के जो विकार होते हैं वो भी बाहर आते हैं, तो हमारा मन शांत हो जाता है, तो वहाँ हमारा उपचार हो जाता है, हम खुश हो जाते हैं। फिर ये बात की गई है। अरस्तु ने इस शब्द का प्रयोग अपने ग्रंथ काव्यशास्त्र में विशेष रूप से त्रासदी के संदर्भ में किया है। अरस्तु के अनुसार विरेचन वह प्रक्रिया है जो त्रासदी को देखने से उत्पन्न होती है। इसमें करुणा और भय जैसे मनोभावों के माध्यम से इन भावों का उद्वेग और तत्पश्चात उनका संतुलन या शमन होता है, जिससे दर्शक को एक प्रकार की आनंदमयता, मानसिक शांति प्राप्ति होती है। संक्षेप में देखें तो विरेचन दर्शकों की भावनाओं के परिशोधन का सिद्धांत है, जो कला का अंतिम लक्ष्य माना जाता है। विरेचन के रूप की बात करूँ तो विरेचन की अवधारणा को तीन प्रमुख दृष्टिकोण से समझा जा सकता है, जो इसके स्वरूप को स्पष्ट करते हैं। धार्मिक नैतिक दृष्टिकोण। यह दृष्टिकोण विरेचन को भावों के नैतिक शुद्धिकरण के रूप में देखता है। भावों का उदारीकरण। इस मत के अनुसार त्रासदी में करुणा और भय का अनुभव करके दर्शक अपनी वास्तविक भावनाओं को संतुलित और नियंत्रित करना सीखता है। अतिरेक का शमन, यानी कि अगर इसमें अतिरेक शमन का मतलब है कि दर्शक रंगमंच पर तीव्र भावनाओं का अतिरेक होते देखता है, इससे उसे अपनी निजी जिंदगी में इन भावनाओं की अति से बचने की प्रेरणा मिलती है। यह दर्शकों की भावनात्मक स्थिरता और नैतिक समझ को बढ़ाता है। उदाहरण, किसी नायक के पतन पर करुणा महसूस करने से दर्शक के मन में परोपकार और सहानुभूति का भाव शुद्ध होकर प्रबल होता है। अतिरेक का मतलब ये समझ लीजिए आप कि अगर कोई ऐसे हम इससे क्या होता है, हम सामने ऐसे कुछ भावों को देख पाते हैं, इससे हमारे अंदर क्या होता है, वो भावनाओं हमें सामने की व्यक्ति से हमें सहानुभूति हो जाती है। मान लीजिए हमने टीवी में देखा कि एक बच्चा है, बच्चे को ना जो गरीब है उसको अमीर लोग मार रहे हैं, उससे क्या हो रहा है, हमारे अंदर दुख की भावना पैदा हो रही है। अब जब दुख की भावना पैदा हो रही है ना, तो हमारे अंदर से वो भावनाएं, अंदर से जो बुरी भावनाएं वो बाहर तो आ ही रही हैं। अब हमारा क्या होगा कि हम बाहर भी कभी जाएंगे ना, तो ऐसा कुछ अत्याचार होते देखते तो हम क्या करेंगे, उसको रोकेंगे, हम भी ऐसा काम नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि हमने वो चीज़ सीख ली है कि चीज़ें गलत हैं। सॉरी।
सॉरी, ये स्लाइड बार बार ऊपर नीचे हो जाती है। देखिए हमें ये समझ आया आपको, ठीक है। अब बी पॉइंट की बात करता हूँ, चिकित्सा शास्त्रीय दृष्टिकोण। इस दृष्टिकोण का आधार चिकित्सा विज्ञान है, जहाँ विरेचन शब्द का अर्थ शरीर से विकार, रोग, अशुद्धि को बाहर निकालना होता है। भावों का रेचन यानी भावों का शुद्धिकरण। इस मत के अनुसार त्रासदी हमारे मन में दबी हुई और अवांछित करुणा और भय की भावनाओं को प्रकट करने और उन्हें बाहर निकालने का अवसर प्रदान करती है, ठीक है। आगे है कि मानसिक स्वास्थ्य। मन में दबे दबे ये भाव मानसिक विकारों का कारण बन सकते हैं। देखिए हम देखते हैं, कभी कभी देखते हैं कि बंदे डिप्रेस हो जाते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि बंदे क्या होते हैं कि लोग क्या करते हैं, जब आसपास की भावना, आसपास की चीज़ों को देखकर डिप्रेस हो जाते हैं, कभी पढ़ाई से या फिर अपने परिवार के लोगों की बातों से, किसी चीज़ से अंदर टेंशन करते जाते हैं। और कुछ दिनों में हम देखते हैं कि कभी कभी पता चलता है कि बच्चा पढ़ाई करते करते पागल हो गया, या कभी कभी घर में किसी की मौत हो जाती है तो पता चलता है कि पति के मरने से पत्नी पागल हो गई, या कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गई, है ना। तो ये क्या हो गया, दिमाग पर बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ने की वजह से होता है। तो ये प्रेशर ना पड़े इसलिए हमें क्या करना पड़ता है, इस तरह की चीज़ों को करना ज़रूरी होता है। त्रासदी इसमें बहुत बड़ा योगदान करती है। त्रासदी या विरेचन बहुत बड़ा योगदान करता है, क्योंकि हमारे अंदर से मनोभावों को निकालने का काम करता है। आपने देखा होगा कभी कभी, है ना, आपको हैप्पीनेस की क्लासेस मिलती है। हैप्पीनेस क्लासेस में क्या होता है कि, या माइंडफुलनेस क्लासेस देखोगे तो उसमें क्या होता है कि बच्चों के ना हंसा हंसा के उनके अंदर से दुखों को बाहर निकाला जाता है, पर उसमें भी मन से अंदर से भावनाएं बाहर नहीं आ पाती। पर आपने देखा होगा जब कोई बच्चा अच्छी तरह से रो लेता है तो रोने के बाद में क्या होता है, वो जब बाद में जब बाहर आता है ना तो उसके अंदर से बहुत हल्का हल्का फील करता है। तो ये चीज़ें हमारे अंदर बहुत प्रभाव डालती है। आप इसको ध्यान दें तो देखेंगे तो समझ बहुत कुछ आएगा। आगे देखिए, मैं बात कर रहा था कि त्रासदी इन भावनाओं को सुरक्षित रूप से अभिव्यक्त करके उनको रेचक कर देती है, जिससे दर्शक को हल्कापन और आनंद प्राप्त होता है। आलोचक ब्रेयर नाम से और फ्रेड नाम से ने भी बाद में कैथारसिस का उपयोग मानसिक चिकित्सा के संदर्भ में किया है। कलात्मक सौंदर्य शास्त्रीय दृष्टिकोण के बारे में बात करूँ तो ये दृष्टिकोण विरेचन की त्रासदी के संरचनात्मक और कलात्मक प्रभाव के रूप में देखता है। भावों का परिशोधन। आधुनिक आलोचक विशेष रूप से आई.ए. रिचर्ड मानते हैं कि विरेचन का अर्थ शुद्धिकरण है, ना कि केवल रेचन। त्रासदी में करुणा और भय को उनके व्यक्तिगत और अनैतिक रूप से निकालकर एवं एक सार्वभौम और कलात्मक रूप प्रदान करती है। भावनात्मक संतुलन। त्रासदी एक विशिष्ट रचना के माध्यम से करुणा और भय को इस तरह से उत्पन्न करती है कि ये भाव चरम पर पहुंचकर एक दूसरे को संतुलित करते हैं। यह संतुलन ही दर्शक को बौद्धिक और भावनात्मक संतुष्टि प्रदान करता है। त्रासदी का कलात्मक उद्देश्य भय और करुणा को एक सौंदर्य बोध से जोड़ना है। मेन इसका है कि भाई हमें क्या है कि करुणा से जोड़ना है। भाई हमारा त्रासदी का मेन मुख्य लक्ष्य क्या होता है, भय और करुणा को सौंदर्य बोध से जोड़ना है, यानी कि हमें शांति प्रदान करना है। हमारे शरीर से भय करुणा जैसे भावों को बाहर निकालना ही त्रासदी का मुख्य लक्ष्य होता है। निष्कर्ष की बात करूँ तो अरस्तु का विरेचन सिद्धांत काव्यशास्त्र की एक अत्यंत गतिशील अवधारणा है, जिसने कला के प्रभाव और मनोवैज्ञानिक अनैतिक आयाम दिया है। यह सिद्धांत यह स्थापित करता है कि त्रासदी का उद्देश्य केवल मनोरंजन ही नहीं है। मनोरंजन या दुख देना नहीं है, बल्कि उदात्त कलात्मक अनुभव के माध्यम से दर्शकों के भावनात्मक जीवन को शुद्ध, संतुलित और परिष्कृत करना है। यह विरेचन ही है जो त्रासदी के भयावह अंत के भी उच्चतर आनंद की और संतुष्टि में बदल देता है। ठीक है, यह बात कर दी गई है। अब यूनिट 4 की बात करूँगा मैं। यूनिट 4 में हम बात करेंगे पाश्चात्य नाट्य रूप में त्रासदी, ड्रामा और कॉमेडी और अंत में मेलोड्रामा की बात करेंगे। तो आगे बात करते हैं इसमें। देखिए त्रासदी सिद्धांत की। तो त्रासदी सिद्धांत जो आप ऊपर अब तक में बहुत बार तो देख चुके होंगे,
पहले की वीडियोस में भी और ये वीडियो में आप देख चुके होंगे कि त्रासदी के बारे में बहुत बातें कर चुके हैं, ऊपर ही बात करी अपने। थोड़ी सी और है कि वो देख लेते हैं। त्रासदी सिद्धांत का मुख्य रूप से यूनानी दार्शनिक अरस्तु के ग्रंथ पेयोपोएटिक्स में दिया गया है, यह बता ही दिया मैंने आपको। त्रासदी की परिभाषा, त्रासदी नाटक का वह रूप है जो जीवन के गंभीर और पूर्ण कार्य का अनुकरण करता है। यह अनुकरण अभिनय के माध्यम से होता है, न कि केवल वर्णन द्वारा। अरस्तु के अनुसार मुख्य रूप से त्रासदी का सबसे बड़ा लक्ष्य दर्शकों के मन में करुणा और भय जैसे भावों को जगाना है और फिर इन भावों का विरेचन करना है। विरेचन का अर्थ है इन भावनाओं को संतुलित करके शुद्ध करना, जिससे दर्शक को अंततः एक मानसिक शांति और उच्च कोटि का आनंद मिलता रहे। त्रासदी के उद्देश्य की बात करूँ तो त्रासदी का मुख्य उद्देश्य केवल दुख दिखाना नहीं, बल्कि मानव अनुभव के गहन पहलुओं का सामना लाना है। विरेचन यह सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य है, दर्शकों के मन में भय और करुणा जैसे प्रबल भावों का संचार करना और फिर उन्हें संतुलित करके मन को हल्का करना। मानवीय नियति का बोध, यह दिखाना कि महान और श्रेष्ठ व्यक्ति भी भाग्य या अपनी गलतियों के कारण पतन का शिकार हो सकते हैं, जिससे दर्शकों के जीवन की नश्वरता और जटिल एहसास होता है। नैतिक शिक्षा की बात करूँ तो ये दर्शाता है कि त्रुटिपूर्ण निर्णय, अहंकार या आध्यात्मिक महत्वाकांक्षा क्या परिणाम हो सकते हैं। ये त्रासदी के सिद्धांत पे आप समझ सकते हैं। ठीक है, आगे है त्रासदी के विभिन्न तत्व में बात करूँ तो अरस्तु ने त्रासदी के 6 आवश्यक तत्व अंग या बताए हैं, जिसमें आपने ऊपर देख चुके हैं। पहला है कथानक, कथावस्तु, इसमें कथानक यानी घटनाओं का समूह, घटना होती हैं बहुत सारी। और कैसा होना चाहिए कथानक, इसके बारे में बात हो चुकी है, जिसमें शुरुआती, मध्य और अंत होना चाहिए। ठीक है, अनुकरण की बात होती है कि क्योंकि इसमें मानवीय न कि केवल मानवीय चित्रों का बात होती है। ठीक है, आगे चरित्र किस प्रकार का होना चाहिए कि भाई चरित्र क्या होना चाहिए। चरित्र शुद्ध होना चाहिए, है ना। दुर्गुण इसमें नहीं होने चाहिए, है ना। और त्रास त्रुटि के कारण ना हो, उसमें सत्य, संगत, इस तरह की बातें होनी चाहिए। ठीक है ठीक है, आगे इसमें विचारों की बात करूं तो विचारों में देखिए आगे कि परिभाषा में बताया गया है कि यह पात्रों के भाषण से निहित बुद्धि तत्व, तर्क और विचार से यह नाटक के विषय और आगे बताया गया है कि इसमें क्योंकि आप विचारों की बात करो तो एक विचार होना चाहिए प्रॉपर कि भाई किस लिए बनाया जा रहा है। समाज की शिक्षा के लिए दिया जा रहा है या कौन सी परिस्थितियों के आधार पर बनाया जा रहा है ना। ये शिक्षा के लिए है कि महिलाओं के लिए, पुरुषों के लिए, या कौन सी शिक्षा देने के लिए, किस विचार पे आधारित है, उस चीज़ पे बात होती है। पदावली यानी कोई भाषा पे होने चाहिए कि किसकी भाषा पे होगी, ये भाषा सरल होगी, इसमें किस चीज़ों का प्रयोग होगा, किन भावनाओं की, किन विचारों पे बात हो रही होगी, भाषा स्पष्ट, प्रभावी और संकल अलंकारी होनी चाहिए। इस तरह की बातें भी उसमें होती है कि कौन सी भाषा होगी। ठीक है, गीत, भाई त्रासदी में कोरस द्वारा गाए गए जाने वाले गीतों और संगीतों का प्रयोग होता है। ठीक है, ये नाटक के वातावरण को भावनात्मक गहराई प्रदान करता है। ये चीज़ें भी इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। संगीत क्या करते हैं, कहानी में लयता या एकात्मकता जोड़ने का काम करते हैं। आगे है कि भाई दृश्य विधान, पर रंगमंच पर दिखने वाले सभी दृश्य तत्व जैसे सेट, वेशभूषा और मंच की साज सज्जा, ये भी क्या करते हैं, उसमें एक योगदान देते हैं। ठीक है, अरस्तु के अनुसार ये तत्व सबसे कम महत्वपूर्ण है, क्योंकि त्रासदी का प्रभाव केवल प्रस्तुति पर निर्भर नहीं होना चाहिए, बल्कि कथानक की शक्ति पर निर्भर होना चाहिए। ठीक है, ये बात की गई है दृश्य विधान में। त्रासदी के गुणों की बात करूँ तो एक आदर्श त्रासदी में अरस्तु के अनुसार निम्नलिखित गुण होने चाहिए। गंभीरता, विषय वस्तु का महत्व गंभीर होना चाहिए, ना कि हास्यास्पद।
ठीक है। त्रासदी वैसे भी गंभीर होती है, दुखदपूर्ण होती है, तो ये बात की गई है। इसमें पूर्णता की बात की गई है। कथानक एक निश्चित आरंभ, मध्य और अंत तक होना चाहिए, यानी इसमें तीनों पार्ट होने चाहिए, इंट्रो, मिड और कंक्लूजन, ये चीज़ होनी चाहिए। आयाम, इसमें अगला है आयाम, कहानी का आकार ना तो बहुत छोटा हो और ना ही इतना बड़ा कि उसे याद ना रखा जा सके। अगला है करुणा और भय, नाटक में ऐसे तत्व होने चाहिए जो दर्शकों में करुणा और भय के भाव जगा सके। विपर्य, कार्य की दिशा में अचानक परिवर्तन या विपरीत मोड़, अभिज्ञान, नायक द्वारा किसी महत्वपूर्ण या तथ्य या अपनी पहचान का अचानक ज्ञान प्राप्त होना करना, ये सब होना चाहिए। अगला है ड्रामा, ठीक है। अगला पॉइंट है ड्रामा, त्रासदी के बाद में। तो इसमें इसका परिचय की बात करूँ तो इसके परिचय के बाद में, तो ड्रामा शब्द यूनानी भाषा के शब्द ड्रान जैसे आया है। इसका अर्थ है कार्य करना या अभिनय करना। सरल भाषा में देखें तो ड्रामा साहित्य का वह रूप है जिसे अभिनय के लिए लिया जाता है। इसमें देखिए प्रस्तुति, इसमें कहानी को पात्र के संवाद और क्रियाओं के माध्यम से दर्शकों के सामने मंच पर प्रस्तुत किया जाता है। यह कथा से अलग है क्योंकि कथा केवल सुनाई जाती है जबकि ड्रामा दिखाया जाता है। ड्रामा की प्रमुख विशेषताएं क्या क्या हैं, तो ड्रामा को सफल बनाने वाले मुख्य तत्व निम्नलिखित हैं। मंचीयता, ड्रामा का अस्तित्व मंचन पर ही होता है। इसे इस तरह लिखा जाता है कि यह दर्शकों के सामने जीवंत हो सके। संवाद, इसमें संवाद पात्रों के बीच होने वाली बातचीत ही कहानी को आगे बढ़ाती है और पात्रों के चरित्र को उजागर करती है। क्रिया और संघर्ष, ड्रामा निष्क्रिय नहीं हो सकता, इसमें कोई ना कोई संघर्ष होना चाहिए जो पात्रों की क्रियाओं के माध्यम से समाधान की ओर बढ़ाता है। आगे है शीघ्र प्रभाव, नाटक दर्शकों पर तुरंत और सीधा भावनात्मक प्रभाव डालता है क्योंकि जब कुछ उनकी आंखों के सामने हो रहा होता है, तो वो क्या होता है, शीघ्र उसमें प्रभाव डाल देता है। असीमित अवधि, टाइम लिमिट की बात है कि नाटक की प्रस्तुति एक निश्चित समय जैसे 2 से 3 घंटे में पूरी करनी होती है, इसलिए इसमें कोई भी अनावश्यक विस्तार नहीं होता। ड्रामा में यही होता है, ठीक है। ड्रामा के मुख्य प्रकार की बात करूँ सॉरी ड्रामा के मुख्य रूप में देखिए, पश्चिम नाटक परंपरा में ड्रामा के 2 मौलिक रूप में सबसे महत्वपूर्ण है। त्रासदी, विषय गंभीर और उदात्त, लक्ष्य नायक के पतन या दुखद अंत को दिखाना जो उसके भाग्य या किसी गलती के कारण होता है। हम पढ़ चुके हैं पर प्रभावों के दर्शकों में करुणा और भय जगाकर विरेचन करना होता है, ठीक है, इसलिए हम पढ़ चुके हैं पर। आ गया सुखांत, दूसरा सुखांत, विषय हल्का फुल्का सामाजिक विसंगतियों और मानवीय मूर्खताएं, लक्ष्य दर्शकों को हंसाना और मनोरंजन करना। प्रभाव की बात करूँ तो इसका अंत सुखद होता है और यह अक्सर हास्य और व्यंग्य का उपयोग समाज की कमियों को उजागर करने के लिए करता है। ड्रामा की बात करूँ, ड्रामा का महत्व, ड्रामा हमेशा समाज का दर्पण रहा है। यह केवल मनोरंजन नहीं है बल्कि यह दर्शकों को सामाजिक, नैतिक और राजनीतिक मुद्दों पर सोचने के लिए भी प्रेरित करता है। इस प्रकार ड्रामा एक कला रूप से है जो मनोरंजन के साथ साथ शिक्षा और सामाजिक आलोचना का भी काम करता आया है। आगे मेलोड्रामा में देखिए, मेलोड्रामा 2 यूनानी शब्दों से मिलकर बना है। मेलो यानी संगीत और ड्रामा यानी कार्य या नाटक, इसलिए मेलोड्रामा वह नाटक है जहाँ संगीत का उपयोग भावनाओं को बढ़ाने और नाटक की क्रिया के साथ किया जाता है। यह 19वीं सदी में पश्चिमी रंगमंच पर बहुत लोकप्रिय हुआ था। मेलोड्रामा की परिभाषा की बात करूं तो मेलोड्रामा नाटक का वह रूप है जो अतिरंजित भावनाओं, सरल नैतिक संघर्ष, अच्छाई और बुराई का स्पष्ट विभाजन और रोमांचक क्रिया पर निर्भर करता है। इसका मुख्य उद्देश्य दर्शकों में तीव्र भावनात्मक प्रतिक्रिया जैसे दया, गुस्सा, रोमांच उत्पन्न करना और तुरंत मनोरंजन करना होता है, ठीक है। मेलोड्रामा को समझने के लिए आप इन उदाहरणों पर ध्यान दे सकते हैं। देखिए, जैसे कि पहला है क्लासिकल स्टेज ड्रामा, पुराने समय के नाटकों में जहां खलनायक अक्सर नायिका को बंदी बना लेता था और नायक अंतिम क्षण में उसे बचाने के लिए आता था। इस दौरान पृष्ठभूमि में हमेशा
रोमांचक या करुणा से भरा संगीत बजता रहता था। दूसरा उदाहरण देखिए, भारतीय फिल्में और टीवी सीरियल। भारतीय टीवी सीरियलों में जब कोई पात्र होता है तो कैमरा उस पर जूम करता है, बैकग्राउंड उसमें ऊंचा और उदास संगीत बजता है और पात्र अपनी भावनाओं को बहुत ज़ोर से व्यक्त करते हैं। ये सब मेलोड्रामा के उदाहरण हैं। ठीक है, तो मेलोड्रामा समझिए आप, यहाँ पे क्या आता है, कोई भी ऐसी घटना जो कि बहुत ज़रूरी है तो उसमें क्या होता है, उसको फोकस किया जाता है, उसको दिखाया जाता है। हीरो के चोट लग गई, हीरोइन रो रही है, हीरोइन को डर लगा, तो इस तरह की चीज़ों को फोकस किया जाता है, तो वो चीज़ें। तीसरा इसमें उदाहरण है कि पुरानी मुख्य फिल्मों में अक्सर नायिका को ट्रेन की पटरी से बांध दिया जाता था और नायक घोड़े पर सवार होकर उसे बचाता था। भावनाओं को व्यक्त करने के लिए चेहरे के भावों को अत्यधिक बड़ा दिखाया जाता था। प्रमुख विशेषताओं की बात करूँ तो सरल नैतिक पात्रों का विभाजन, पात्रों को स्पष्ट रूप से अच्छा और बुरा में बांटा गया जाता है। अच्छे पात्र पूरी तरह से निर्दोष होते हैं और बुरे पात्र पूरी तरह दुष्ट होते हैं। सैडर नहीं, ग्रे सैडर, इसमें अरस्तु की त्रासदी की तरह चरित्रों में कोई जटिलता या ग्रे सैडर नहीं होता। अतिरंजित भावनाएं, इसकी सबसे बड़ी पहचान यह है कि पात्र अपनी भावनाओं को बहुत बड़ा चढ़ाकर व्यक्त करते हैं, जैसे बहुत जोर से रोना, नाटकीय ढंग से बेहोश होना। यह भावनाएं दर्शकों पर सीधा और तीव्र प्रभाव डालती हैं। संगीत का महत्वपूर्ण प्रयोग, पूरी प्रस्तुति के दौरान पृष्ठभूमि में संगीत चलता रहता है। ये संगीत दर्शकों को बताता है कि क्या होने वाला है, जैसे खतरे के समय तनावपूर्ण संगीत या दुख के समय करुणा जगाने वाले संगीत। रोमांचक कथानक, कथानक में अक्सर रहस्य, अपहरण, अंतिम क्षण में बचाव और बड़े खुलासे जैसे साहसिक और सनसनीखेज तत्व शामिल होते हैं। न्यायपूर्ण और सुखद अंत, हाँ, अंत में हमेशा पुनर्मुदेय होता है, यानी पैराडिकेटेबल होता है कि खलनायक को हमेशा दंड मिलता है और नायक नायिका को हमेशा पुरस्कार मिलता है। इसे काव्यात्मक न्याय कहा जाता है। निष्कर्ष में कह सकता हूँ कि मेलोड्रामा गहराई से अधिक भावनात्मक प्रभाव और तुरंत मनोरंजन पर जोर देता है। यह लोगों को सोचने के बजाय महसूस करने के लिए प्रेरित करता है, जिससे यह आम दर्शकों के बीच महत्वपूर्ण लोकप्रिय होता है। तो आगे हम कामेडी, जो कॉमेडी है, इस पर बात करेंगे। कामेडी जो कि साहित्य की एक विधा ही है। इसमें क्या होता है कि हास्य की बात होती है, हास्य नाटक होते हैं इसमें सारे, उस पर बात होती है। पाश्चात्य की ही एक विधा है, पाश्चात्य में इसमें बताया गया है। देखिए, कह रहे हैं कि इसमें परिचय की बात करूँ तो हास्य नाटक पश्चिम ड्रामा का वह रूप है जिसका एकमात्र उद्देश्य दर्शकों को हंसाना, मनोरंजन करना और अंत में एक सुखद अनुभव देना है। जीवन की उन घटनाओं और मानवीय व्यवहारों का अनुकरण करता है जो हमें अजीब, मूर्खतापूर्ण या हास्यास्पद लगते हैं। इसका अंत हमेशा खुशी के साथ होता है, जहां समस्याएं सुलझ जाती हैं और पात्रों का पुनर्मिलन होता है। स्वरूप की बात करूँ तो मुख्य विशेषताएं इसकी ये हैं कि हास्य नाटक को त्रासदी से अलग करने वाले मुख्य बिंदु निम्नलिखित हैं कि भाई ये त्रासदी से थोड़ा अलग है। कैसे हैं कि विषय वस्तु की बात करूँ तो ये राजाओं या महान नायकों के भाग्य पर नहीं बल्कि सामान्य लोगों के दैनिक जीवन, प्रेम विवाह, फैशन या सामाजिक रूढ़ियों जैसे विषयों पर आधारित होता है। पात्रों की बात करूँ तो पात्र अक्सर औसत दर्जे के या उससे निम्न होते हैं, थोड़े मूर्ख, उनकी या सनकी हो सकते हैं। उनका चरित्र त्रासदी के नायकों की तरह गंभीर नहीं होता। तीसरा है संघर्ष का स्वरूप। संघर्ष हल्का होता है और इसमें जान जाने का खतरा नहीं होता। यह अक्सर गलत पहचान, गलत फहमी या विवाह में आने वाली बाधाओं से उत्पन्न होता है। यह संघर्ष अंततः सुलझ जाता है। भाषा की बात करूं तो इसमें चतुर, तेज और मजाकिया संवादों का प्रयोग होता है। हास्य अक्सर परिस्थिति जन्य होता है, यानी स्थितियों को ही इतना हास्यास्पद बना दिया जाता है कि हंसी आती है। उद्देश्य की बात करूं तो हास्य का नाटक का
एक छिपा हुआ उद्देश्य सामाजिक सुधार भी होता है। यहाँ हंसी के माध्यम से समाज की कमियों, लालच या पाखंड पर व्यंग करता है। अनिवार्य सुखद अंत, इसमें नाटक का समापन हमेशा एक सकारात्मक नोट पर होता है, जैसे शादी, मेल मिलाप या किसी बड़ी समस्या का सुखी सुखी हल हो जाना। उदाहरण के लिए देखो, हास्य का नाटक को बेहतर ढंग से समझने के लिए आप ये एक एग्जाम्पल समझिए कि विलियम शेक्सपियर के सुखांत नाटक जैसे एज यू लाइक इट या 12th नाइट में ये बताया गया है कि नाटकों में अक्सर लड़कियां लड़कों का भेष बदलकर आती हैं, जिससे गलत पहचान और प्रेम की उलझनें पैदा होती हैं। कई भ्रम और गलतियां होने के बाद अंत में सभी सही प्रेमी एक दूसरे से मिल जाते हैं और नाटक का अंत शादी के साथ होता है। तो ये पूरा नाटक है उसका। आगे है दूसरा कि आधुनिक रोमांटिक कॉमेडी। आज की कई फिल्में इसी सिद्धांत पर आधारित होती हैं। नायक और नायिका किसी वजह से अलग हो जाते हैं, एक दूसरे पर गुस्सा करते हैं या उनमें कोई बड़ी गलतफहमी होती है, लेकिन कई हास्यास्पद परिस्थितियों से गुजरने के बाद वे समझते हैं कि वे एक दूसरे से प्यार करते हैं और अंत में वे एक हो जाते हैं। ये हमारी फिल्मों में भी होता है कि भाई शुरुआत में तो बहुत ज़्यादा छोटी मोटी नोकझोंक होती है, लड़ाइयाँ होती है, फिर लास्ट में जाके प्रेम हो जाता है और शादी हो जाती है। संक्षिप्त में देखो तो हास्य नाटक हमें सिखाता है कि जीवन की छोटी मोटी समस्याओं को बहुत गंभीरता से लेने के बजाय उन पर हंसा जा सकता है। यह मनोरंजन के साथ साथ समाज की विसंगतियों को हंसी के आईने में दिखाकर हमें अंततः सुधार का अवसर देता है। तो यहाँ पर आपका पूरी यूनिट ख़त्म हो गई है। यहाँ पे मैंने आपको यहाँ पे 2 यूनिट कंप्लीट करवाई है, यूनिट 3 और यूनिट 4। ठीक है, इससे पहले मैं यूनिट 1 और यूनिट 2 समाप्त करवा चुका हूँ, वो करवा चुके हैं। और यहाँ पे अंत में यही कहना चाहूँगा कि अगर आपने पूरी वीडियो देखी है तो आप और अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और हमारा चैनल टेलीग्राम पे भी चैनल बना हुआ है, यूट्यूब एक खोज नाम से, तो वहाँ पर भी आप जाकर आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। सॉरी, अगर आपको ये PDF पूरी चाहिए फ्री ऑफ कॉस्ट तो आप टेलीग्राम चैनल पर जाकर PDF नाम से डालेंगे, भारतीय पाश्चात्य रंगमंच नाम से, तो आपको PDF मिल जाएगी। 24 घंटे के अंदर अंदर में आपको जवाब मिल जाएगा, PDF डाल दी जाएगी। ठीक है, या फिर डाल दी गई होगी तो आप वहाँ से देख लें। ठीक है, वहाँ मिल जाएगी। और अगर आप पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को ज्वाइन ज़रूर कर लें। ये पूरी PDF आपको वहाँ मिल जाएगी। ठीक है, इसमें आपको पूरा भारतीय पाश्चात्य रंगमंच मैंने पढ़ाने का पूरा प्रयास किया है और शॉर्ट नोट्स में प्रयास किया है, तो इससे आपका पेपर में बहुत अच्छे नंबर आ ही जाएंगे अगर आप इसको पूरा पढ़ लेते हैं तो। ठीक है, धन्यवाद। बाकी थैंक यू।